अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के साथ सो रहा था। आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं तो सुहाना उसके बगल में नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देखकर अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठी रो रही थी। अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही सुहाना अचानक से हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। पर आखिर सुहाना के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो सुहाना पर इतनी भारी पड़ रही थी? ये जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। तो बेटा, तुम खाना तो बना लेती हो ना? जी, अब हम सब कुछ बना लेते हैं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। इस तरह बहुत जल्द सुहाना और अब्दुल का निकाह हो जाता है। सुहाना जब विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी तब अचानक ही अब्दुल की गाड़ी बंद पड़ जाती है। ड्राइवर साहब, क्या हो गया? गाड़ी बंद क्यों हो गई? पता नहीं जनाब, लगता है इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, इसीलिए गाड़ी बंद पड़ गई है। अब यहीं रुकिए, मैं जरा बाहर जाकर गाड़ी देख कर आता हूँ। ड्राइवर अब गाड़ी से उतरता है, जहां वो गाड़ी के इंजन को देखता है। जनाब, गाड़ी का इंजन सच में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा। मैं यहीं पास से पानी का इंतजाम करके आता हूँ। इतना बोलकर ड्राइवर वहां से चला जाता है। अब्दुल तो गाड़ी से बाहर निकल जाता है लेकिन सुहाना गाड़ी के अंदर रह जाती है। सुहाना के अंदर से आ रही इत्र की महक वहां किसी बुरी शक्ति को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। सुहाना गाड़ी के अंदर बैठी थी कि तभी अचानक ही उसे महसूस होता है कि उसके साथ कोई और भी गाड़ी के अंदर बैठा है। सुहाना डरती हुई गाड़ी में देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से एक भयानक हाथ गाड़ी के शीशे पर जोर से आकर लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना के कान में उसको कोई आवाज लगाता है, सुहाना, सुहाना। उस आवाज को सुनकर अचानक ही सुहाना घबरा जाती है और वो बाहर की तरफ देखती है, जहां उसे आसपास जंगल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उस आवाज को सुनकर सुहाना के पसीने आ जाते हैं। वो डरी सहमी अब्दुल को आवाज लगाती है, अब्दुल जी, अब्दुल जी। क्या हुआ बेगम साहिबा? क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं? दरअसल हमें यहाँ डर लग रहा है। यहाँ डरने वाली बात नहीं है, अब यहीं हमारा इंतजार कीजिए। ड्राइवर अभी तक आया नहीं है, हम उनकी तलाश करके आते हैं। इतना बोलकर अब्दुल वहां से चला जाता है। सुहाना डरी सहमी गाड़ी के अंदर बैठी थी। सुहाना डरते हुए अल्लाह को याद कर रही थी, पर तभी अचानक एक हरे रंग का साया बहुत तेजी से सुहाना की तरफ बढ़ता है और अचानक ही साया सुहाना के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुछ देर बाद अब्दुल ड्राइवर के साथ वापस आता है और फिर वो रात तक अपने घर पहुंच जाते हैं। सुहाना अपने कमरे में बैठी अब्दुल का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसे खिड़की पर किसी के होने का एहसास होता है। सुहाना अब जैसे ही खिड़की पर जाती है वैसे ही एक भयानक चेहरा अचानक से उसके सामने आता है, जिसे देख सुहाना की चीख निकल जाती है। सुहाना की आवाज सुनकर सब उसके पास आते हैं। क्या हुआ सुहाना बेटा? अम्मी, हमने वहाँ किसी को देखा। वहाँ कोई है जो भयानक चेहरा लिए हमारे सामने आ रहा है। सुहाना की बात सुनकर हबीब और अब्दुल मोमबत्ती लिए बाहर की तरफ आते हैं, जहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बाहर कोई नहीं है, हमें लगता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। सुहाना की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने क्या देखा था ये तो सिर्फ उसे ही पता था। अगली सुबह सुहाना किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसे एक मनमोहक खुशबू आती है।
उस खुशबू को सूंघकर मानो सुहाना उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। सुहाना अब उस खुशबू के वश में पूरी तरह आ चुकी थी और वो सम्मोहित हुए अपने घर से बाहर जाने लगती है। अपनी बहू को घर से इस तरह बाहर जाता देख रुखसाना को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके पीछे पीछे चल देती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद सुहाना रुखसाना की नजरों से ओझल हो जाती है। रुखसाना अब सुहाना को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रुखसाना उस रोने की आवाज का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि सुहाना एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रही है। सुहाना बेटा, तुम यहाँ इस तरह रो क्यों रही हो? सुहाना, सुहाना। रुखसाना सुहाना को बार बार आवाज लगाती है, लेकिन सुहाना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही रुखसाना सुहाना के कंधे पर हाथ रखती है, वैसे ही सुहाना अचानक चिल्लाती हुई रुखसाना से बोलती है, क्या है बुढ़िया, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सुहाना की मर्दाना आवाज सुनकर रुखसाना के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और गुस्से में सुहाना को एक थप्पड़ मारती है। जैसे ही रुखसाना थप्पड़ मारती है, वैसे ही सुहाना उस वश से मुक्त होकर बेहोश हो जाती है। अब जैसे तैसे रुखसाना सुहाना को घर लाती है और अपने घर में आज की हुई हरकत के बारे में बताती है। ये देख हबीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके घर में हो क्या रहा है। हबीब, आप हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हमारी बहू पर किसी बुरी आत्मा का साया है। हमें इसे किसी काजी साहब से दिखा लेना चाहिए। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? आज की दुनिया में ये सब नहीं होता। नहीं अब्दुल, ऐसा मत बोल। आज मैंने जो सुहाना के अंदर देखा वो मैं भूल नहीं सकती। उसको देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। नहीं, इस घर में कोई काजी साहब नहीं आएंगे। मेरी बेगम को कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह ठीक है। इतना बोलकर अब्दुल वहां से अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अब पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं, पर इन 2 दिन में सुहाना ने दोबारा वैसी कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन रात में जब अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था, तब अब्दुल की आंख सुहाना की पायलों से खुल जाती है। अब्दुल सुहाना को आवाज देता है, लेकिन सुहाना अब्दुल की बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधे चलती रहती है। अब्दुल भी अब चुपचाप सुहाना का पीछा करता है, जहां वो सुहाना को एक बिल्ली को खाता हुआ देखता है। ये देख अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुहाना! अब्दुल जैसे ही चिल्लाता है, वैसे ही सुहाना हंसते हुए वहां से अपने कमरे में आकर बेहोश हो जाती है। अब्दुल को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि सुहाना के अंदर कोई और भी है। अगले दिन अब्दुल अपने घर में काजी साहब को बुलाता है। सुहाना बिस्तर पर लेटी थी और जैसे ही काजी साहब वहां आते हैं, वैसे ही सुहाना हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगती। सुहाना की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। कौन है तू और इस बच्चे के शरीर में क्यों आया है? इस लड़की की खुशबू ने मुझे खींच कर बुलाया है। अब मैं इस लड़की को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ इसके शरीर को छोड़कर चले जा। तू एक जिन की ताकत नहीं जानता। अगर तू मेरे और इस लड़की के बीच में आया तो मारा जाएगा। इतना बोलकर सुहाना वहीं बेहोश हो जाती है और वो जिन सुहाना के शरीर के ऊपर मंडराने लगता है, जो वहां सभी लोगों में सिर्फ काजी साहब को ही दिखाई दे रहा होता है। इस बच्चे के शरीर में जन्नात का साया है, वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस बच्चे के लिए एक तावीज बनाकर दे रहा हूं। इस तावीज को इसके गले से कभी उतरने मत देना। इतना बोलकर काजी साहब सुहाना के ऊपर झाड़ फूक करते हैं और उसको एक ताबीज पहना देते हैं। ताबीज पहनने के बाद अब सुहाना सामान्य हो चुकी थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सुहाना नहाने के लिए जा रही थी, तभी वो अपने गले का ताबीज उतार कर बाहर रख देती है। जैसे ही सुहाना अपने गले का ताबीज उतारती है, वैसे ही वो जिन दोबारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। मैं वापस आ गया। अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही देर रात अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था।
आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं तो सुहाना उसके साथ नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देख अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठे रो रही थी। अब्दुल सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही सुहाना अचानक हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान हो चुका था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज से अब अब्दुल के अम्मी और अब्बू भी आ जाते हैं और अपनी बहू को इस तरह जमीन पर पड़ा देख काफी घबरा जाते हैं। अब्दुल, सुहाना को क्या हो गया है और तुम दोनों इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी, हमारी सुहाना में वो जिन है जो हमारी सुहाना को हमसे छीनना चाहता है। अब्दुल बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, वो वापस आ गया है। अब्दुल जैसे ही ये बोलता है वैसे ही सुहाना एक बार फिर हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सुहाना अपनी जिन्नात शक्ति से अब्दुल को हवा में लटका देती है। मैंने कहा था मेरे और सुहाना के बीच कोई नहीं आ सकता और जो आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सुहाना अब्दुल को कुछ करती उससे पहले वहां काजी साहब अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं और उसके लिए झाड़ फूक करने लगते हैं। उस झाड़ फूक से वो जिन कमजोर हो जाता है। इसके बाद काजी साहब अपनी जेब से एक कांच की शीशी निकालते हैं और उस शीशी के अंदर का पवित्र जल सुहाना के ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही वो पवित्र जल सुहाना के ऊपर जाता है वैसे ही जिन सुहाना का शरीर छोड़कर उस छोटी सी शीशी की बोतल में आ जाता है और तुरंत काजी साहब उस शीशी को बंद कर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमारी बहुत मदद करी है। कोई बात नहीं हबीब, एक ताबीज तो सुहाना बेटी ने गलती से निकाल दिया, लेकिन मैं अब जो ताबीज उसे दे रहा हूं वो एक उसके हाथ पर बांधना और दूसरा उसके गले में। और ध्यान रहे, ये ताबीज उसे निकालने के लिए कभी मत कहना। इतना बोलकर काजी साहब वो ताबीज उसको दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इस तरह से अब सुहाना उस जिन से आजाद हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में जिन का साया सुहाना से हमेशा के लिए जा चुका था? यह घटना 2001 की है। दिसंबर की ठंडी रात थी। रात के तकरीबन 11 बजे का समय था। दो दोस्त राहुल और मयंक एक बाइक पर बैठकर दिल्ली की सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। दिल्ली में दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसीलिए रात के 11 बजे तक सड़कें बिल्कुल वीरान हो गई थी। अरे यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक तो ठंड की वजह से हर तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ है, ऊपर से सड़क पर तो देख, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। इतनी ठंड पड़ रही है यार, इतनी रात को कोई सड़क पर क्यों घूमेगा? इसमें डरने वाली क्या बात है? तू भी ना एक नंबर का डरपोक है। राहुल और मयंक बातें करते हुए कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राहुल भाई, मुझे किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आ रही है। कोई जंगली जानवर तो नहीं है आसपास? भाई दिल्ली है, ये तेरा लखीमपुर नहीं जहाँ रोज गांव में बाघ घुस आते हैं। कहाँ से आएगा जंगली जानवर? कुछ नहीं है, कुत्ते बिल्ली लड़ रहे होंगे, तू ध्यान मत दे। राहुल मयंक की बात पर ध्यान दिए बगैर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते हुए चल रहा था कि अचानक उसे अपने सामने एक 7 फीट ऊंची आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर राहुल झटके से बाइक पर ब्रेक लगा देता है। अरे अरे, क्या हुआ भाई? बाइक क्यों रोक दी? सामने देख, ये क्या चीज है? इतना ऊंचा तो कोई जानवर भी नहीं होता। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी सिक्स सेंस कब से मुझे बता रही थी कुछ तो गड़बड़ है। मेरी दादी हमेशा कहा करती हैं, अमावस की काली रात में शैतानी शक्तियां
अपने होने का एहसास कराती है। इसलिए अकेले सुनसान रास्ते की ओर नहीं निकलना चाहिए। अभी चुप कर, ये डरावनी कहानी सुनाना बंद कर। अब ये बता कि अब क्या करें? बाइक यू टर्न मार और चल यहाँ से। ये जो कुछ भी है अभी भी जानवरों की तरह कुर्रा रहा है। राहुल गिरते पड़ते तेजी से बाइक मोड़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि वही परछाई एक ऊंची छलांग लगाकर सीधा उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। वो दोनों बिल्कुल सकपका गए थे। तभी वह 7 फीट ऊंची आकृति राहुल पर हमला कर देती है। वो एक अर्धमानव था जिसके चेहरे की आकृति लगभग एक बंदर के जैसी थी और बाकी का शरीर काला किंतु इंसान जैसा था। वह इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकता था। उसके लंबे धारदार नाखून थे और शरीर पर लंबे लंबे बाल भी दिखाई दे रहे थे। राहुल के सीने पर बैठकर उसने अपने लंबे नाखूनों से नोचकर राहुल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। राहुल को घायल करने के बाद उस मंकी मैन ने एक और ऊंची छलांग लगाई और मयंक को दबोचकर एक के बाद एक जोरदार पंजे मारकर उसे भी घायल कर दिया। दोनों दोस्तों को लहूलुहान हालत में छोड़कर मंकी मैन एक बार फिर से गुर्राते हुए वहां से ऊंची छलांग लगाता गायब हो जाता है। मयंक और राहुल काफी देर तक सदमे में सड़क के किनारे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद किसी मदद के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद, अरे श्याम, गाड़ी साइड लगा जरा, ये सामने कोई एक्सीडेंट का केस लग रहा है शायद। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे आता है और दोनों को सड़क पर लहूलुहान पड़ा देखकर उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में लाद लेता है। अरे क्या हुआ है तुम दोनों को? एक्सीडेंट हुआ है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है तुमने? इतना खून बह रहा है। नहीं, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है सर। हम तो आराम से अपने घर जा रहे थे। पता नहीं अचानक से कहां से एक 7 फुट लंबा बंदर जैसा दिखने वाला इंसान आ गया। उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अरे क्या बेकार की बातें बना रहे हो? 7 फुट का कौन सा आदमी जैसा दिखने वाला जानवर होता है? हमने तो ऐसे किसी इंसान या जानवर के बारे में आज तक न देखा न सुना। ये बेकार की कहानी सुनाने के लिए तुम्हें हम ही मिले थे क्या? सच सच बताओ, किसके साथ मारामारी की है? हम सच बोल रहे हैं सर, हमने किसी के साथ कोई मारामारी नहीं की। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर कुछ तो था जो ना तो इंसान था ना ही जानवर। उसकी शक्ल बिल्कुल बंदर जैसी थी और लंबे लंबे भयानक नाखून थे, जिससे उसने हमें बुरी तरह से चीर फाड़ दिया और कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। मयंक और राहुल की बात सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गया था। अरे यार, ये कौन सा नया जानवर पैदा हो गया है दिल्ली की सड़कों पर, जो लोगों को चीर फाड़ रहा है और हवा में गायब हो जाता है? पता लगाओ, किसी और के साथ ऐसी कोई घटना हुई है क्या? राहुल और मयंक को अस्पताल में भर्ती करने के बाद इंस्पेक्टर इस घटना की खबर सारे थानों में पहुंचा देता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन कहीं से कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं होती। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको इन दोनों लड़कों पर किस चीज से घाव लगे हैं? इनका कहना है कि कोई मंकी मैन इन पर हमला करके गायब हो गया है। इंस्पेक्टर, मैं खुद ही हैरान हूँ, क्योंकि इनके जख्म इतने गहरे हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी जंगली जानवर ने इन्हें नोचा है। मैंने इनके जख्मों से निकलते खून का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनके अंदर एक बैक्टीरिया पनप रहा है, जो किसी जंगली जानवर के हमला करने के बाद जख्मों में पनपता है। हो न हो लड़कों की बातों में सच्चाई तो है। आपको उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जांच करनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली जैसी इतनी घनी आबादी वाले शहर में कोई 7 फीट ऊंचा बंदर घूम रहा है? आपको ये पॉसिबल लगता है? मीडिया तक ये खबर पहुंच गई तो लोग मजाक बनाएंगे। डॉक्टर, 7 फुट ऊंचा बंदर कभी सुना है आपने? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों से दुश्मनी निकालने के लिए इन्हीं के किसी दुश्मन ने मास्क लगाकर हाथों में पंजे जैसा कुछ पहनकर हमला कर दिया हो? मुझे तो नहीं लगता इंस्पेक्टर, लेकिन आप एक बार अपने सिरे से जांच जरूर कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर का बयान सुनकर इंस्पेक्टर का दिमाग घूम रहा था। कुछ दिन बाद, आज रात को हम अपनी छत पर तंदूर लगाकर पार्टी करेंगे। ठंडी रात में आग के पास बैठकर रोस्टेड चिकन खाने और पीने का मजा ही कुछ और होगा। क्या कहती हो? मजा तो बहुत आएगा, लेकिन पार्टी थोड़ा लेट नाइट ही करेंगे, क्योंकि 10 बजे तक कॉलोनी में लोग घूमते रहते हैं। फिर बिना बात की चर्चा का विषय बन जाएगा। ठीक है, रात के 11 बजे से स्टार्ट करेंगे, फिर पूरी रात मजे करेंगे। ऊपर टेरेस पे रूम भी है, अगर ज्यादा ठंड लगेगी तो वहाँ बैठ लेंगे। पूरी प्लानिंग करने के बाद
मनोज और रश्मि रात के 11 बजे छत पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉनिक तंदूर बारबेक्यू तैयारी करने लगते हैं। रात के 11 बजे का समय था। हर तरफ गहरी ठंडक फैल चुकी थी। आसपास की गलियों से कुत्ते और बिल्लियों के रोने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रश्मि को महसूस हुआ जैसे आसपास कोई गंदी बदबू आ रही है। ये कैसी स्मेल आ रही है? हाँ ठीक कह रही हो, मुझे भी अजीब सी गंदी बदबू आ रही है और ऐसा लग रहा है आसपास कोई जानवर गुर्रा रहा हो। रश्मि देखो, ऐसा लग रहा है पड़ोस वाली छत पर कोई खड़ा होकर हमें देख रहा है। मुझे तो गुर्राने की आवाज भी उधर से ही आ रही है। रश्मि और मनोज कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह आकृति मनोज के ऊपर कूद पड़ी। जैसे ही उस साये ने मनोज को दबोचा, रश्मि जोर जोर से चीखने लगी। वो कोई इंसान नहीं था, सर से पांव तक काला दिखने वाला कोई अर्ध मानव था, जिसका आधा शरीर इंसान जैसा था और आधा बंदर जैसा। रश्मि को चीखता देख मंकी मैन ने अपने हाथों से रश्मि को उठाकर दूर फेंक दिया। रश्मि का सर दीवार में लगा और वह वहीं गिर पड़ी। उसके बाद मंकी मैन ने मनोज के ऊपर हमला कर दिया और अपने पैने धारदार नाखूनों से उसके सीने और कमर पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। दहशत और दर्द के कारण मनोज वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद मंकी मैन ऊंची छलांग लगाते हुए एक छत से दूसरे छत पर कूदता हुआ गायब हो गया। अगले दिन आधी रात को पति पत्नी पर हुए इस हमले की खबर हर अखबार की सुर्खी बनी हुई थी। अब तो यह खबर बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ चुकी थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में एक के बाद एक मंकी मैन के हमलों की खबरें सुनाई देने लगी थी। ओह माय गॉड, ये तो वही है। अपनी लाइफ के जिस चैप्टर को मैंने फाड़कर फेंक चुका था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा अतीत फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। डॉक्टर रिजवान भारतीय अनुसंधान विभाग में काम करते थे और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस रिसर्च के जरिए डॉक्टर रिजवान इंसान के अंदर कुछ सुपर पावर डेवलप करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक अनाथ लड़के सुजॉय को मुंह मांगी रकम देकर अपने रिसर्च में शामिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने इंसान और बंदर के डीएनए को मिक्स करके लैब में डेवलप किया और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस डीएनए को सुजॉय के शरीर में डाल दिया। डॉक्टर रिजवान चाहते थे कि उनके इस एक्सपेरिमेंट से बनने वाले सुपर मंकी मैन को देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात किया जाए, लेकिन उनका यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। लगातार हार्मोन इंजेक्शन लेने के कारण सुजॉय का चेहरा एक खूंखार और भयानक बंदर की जैसा हो गया था और उसके अंदर आक्रामकता इतनी ज्यादा भर गई थी कि उसे कंट्रोल कर पाना डॉक्टर रिजवान के स्टाफ के लिए मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर के अलावा अब वह किसी को भी नहीं पहचानता था और सिर्फ उन्हीं को देखकर शांत होता था। सुजॉय को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। रिजवान के फेल एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी कोई भी सीनियर लेने को तैयार नहीं था। वे चाहते थे कि इस खतरनाक मंकी मैन को खत्म करके रिजवान भी इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। लेकिन डॉक्टर रिजवान के दिल में कहीं न कहीं सुजॉय के प्रति सहानुभूति थी, इसलिए उन्होंने उसे मारने के बजाय एक सुनसान जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सुजॉय को जंगल में छोड़ने के बाद पिछले 6 महीने में वह डॉक्टर रिजवान को कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। डॉक्टर रिजवान भी इस घटना को लगभग भूल चुके थे कि तभी दिल्ली की सड़कों पर मंकी मैन होने की खबरें आने लगी। मुझे खुद सुजॉय के सामने जाना होगा, नहीं तो वो ऐसे ही लोगों पर हमला करता रहेगा। डॉक्टर रिजवान ने पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया और उनको सारी सच्चाई बता दी और इसके बाद वे अगले कुछ दिनों तक लगातार आधी रात को सड़कों पर घूमने लगे। डॉक्टर रिजवान आधी रात के समय अकेले सुनसान सड़क पर घूम रहे थे कि तभी अचानक से सुजॉय ऊपर से कूदकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह गुस्से में गुर्रा रहा था। सुजॉय, मत करो ये सब, चले जाओ यहाँ से, ये अब तुम्हारी दुनिया नहीं है। डॉक्टर रिजवान की बात सुनकर सुजॉय और भी गुस्से में आ जाता है और एक ऊंची छलांग लगाकर डॉक्टर रिजवान पर कूद पड़ता है और उनके सीने पर बैठकर अपने धारदार नाखूनों से उनके सीने पर वार कर देता है। उसी क्षण डॉक्टर रिजवान अपनी जेब में रखा हुआ इंजेक्शन निकालते हैं और सुजॉय के शरीर में घोंप देते हैं। एक जोरदार चीख के साथ सुजॉय वहां से दूर हो जाता है और अब उससे वो इतना कमजोर हो जाता है कि डॉक्टर रिजवान तक भी नहीं पहुंच पाता और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है।
इसके कुछ ही देर बाद मंकी मैन की सांसें रुक जाती हैं। मंकी मैन को मारने के बाद डॉक्टर रिजवान अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी पतीसी को हिलाते हुए वह खोपड़ी भयानक हंसी हंसने लगी। स्वागत है मेरे मालिक। इस दुनिया में अंधेरा कायम रखने के लिए आपका स्वागत है। तुम्हारे आह्वान को मैं स्वीकार करता हूँ रक्षा। मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर मानव रूप में दुनिया में आऊंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस दुनिया में अंधेरा फैलाएंगे। कुछ देर बाद खोपड़ी सामान्य हो जाती है। अपना सामान समेटकर रक्षा भी वहां से अपने घर चली जाती है। अपने मकसद में सफल होने के लिए रक्षा एक सीधी साधी लड़की बनकर गांव में रहने वाले अनाथ दीपक के साथ अपना मेल जोल बढ़ाने लगती है। दीपक भी जल्द ही रक्षा के बहकावे में आ जाता है और उसके प्रेम पाश में उलझ जाता है। कुछ दिन बाद दीपक और रक्षा की शादी हो जाती है। दीपक, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये घर छोड़कर कहीं नई जगह जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। दीपक रक्षा की असलियत से अनजान था, इसलिए वह रक्षा के साथ एक नए घर में जाने को तैयार हो जाता है। रक्षा, ये कैसा घर है? यहाँ से तो गांव भी 2 मील दूर है। एक तरफ शमशान है और दूसरी तरफ घना जंगल। क्या तुम्हें सचमुच लगता है हमें यहाँ रहना चाहिए? दीपक, ये मेरे पिता का मकान है। वो चाहते थे कि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत इसी घर से करूं। ऐसा समझ लो कि ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। रक्षा के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपक आगे कुछ नहीं कह पाता और रक्षा के साथ उस घर में रहने लगता है। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। आधी रात का समय था। अचानक ही दीपक को शमशान भूमि से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था बाहर जंगली जानवर सुर में सुर मिलाकर रो रहे हों। वो भयानक आवाजें सुनकर दीपक का दिल दहल रहा था। जानवरों की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डर से दीपक का गला सूखने लगा था। अपने गले को तर करने को जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी रक्षा उसके बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, इतनी रात को रक्षा कहाँ चली गई? कहीं रक्षा किसी खतरे में तो नहीं है? दीपक दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। दीपक दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। बाहर हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही पेड़ के ऊपर से 2 चमकती हुई आंखें आकर दीपक के ऊपर कूद पड़ी। दीपक के मुंह से चीख निकल गई थी क्योंकि वो आंखें एक काली बिल्ली की थी जो न जाने क्यों दीपक के ऊपर कूद गई थी। खुद को संभालते हुए दीपक 2-4 कदम आगे बढ़ा तो सामने ही उसे शमशान दिखाई देने लगा। शमशान की चुप्पी दीपक के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। तभी उसे सामने से कोई साया अपनी ओर आता दिखाई देने लगा। अंधेरा होने के कारण दीपक चेहरा देखने में समर्थ नहीं था, लेकिन पायल की लगातार आती छम छम की आवाज से इतना समझ आ रहा था कि वह अवश्य ही कोई स्त्री है। दीपक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। छिपकर उसने देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी पत्नी रक्षा थी। रक्षा के होठों पर खून लगा हुआ था और किसी राक्षसी की तरह उसके नाखून पैने और लंबे दिखाई दे रहे थे। उसके नाखूनों से भी टप टप खून बह रहा था। अरे ये हो क्या रहा है?
आधी रात को रक्षा कहाँ से आ रही है और उसके मुंह पर खून कैसे लगा है? दीपक भी रक्षा के पीछे पीछे अपने घर में घुस जाता है। रक्षा, ये तुम आधी रात को आखिर कहाँ गई थी? दीपक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर निकल गई थी। तो फिर ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं। दीपक देखता है कि अब रक्षा का मुंह बिल्कुल साफ हो गया है और उसके नाखून भी बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं। दीपक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल पहले उसने जो देखा था वो सच है या अब जो वो देख रहा है वह सच है। काफी रात हो गई है दीपक, सो जाओ, हम कल बात करते हैं। परेशान होकर वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया था। एक दिन रक्षा दीपक को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। रक्षा के माँ बनने की खबर सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है। रक्षा, मैं तो दिन में काम पर चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर घर पर अकेली ही रह जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कुत्ता लेकर आया हूँ। रक्षा का पेट हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा था, जबकि उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रक्षा, अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं और अभी से तुम्हारा पेट निकल गया है, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये? अरे ये तो अच्छी बात है ना, पेट बढ़ रहा है मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? एक दिन दीपक दोपहर में अचानक घर लौट आता है। घर पहुंचकर जब वह अपने कमरे में जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसके कमरे में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता खून से लथपथ पड़ा हुआ था और रक्षा अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ फाड़ कर उसे खा रही थी। रक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तुम मेरी रक्षा नहीं हो सकती। सच बताओ, कौन हो तुम और मेरी रक्षा कहाँ है? ठीक है, आज तू पूरा सच सुन ही ले। वैसे भी तेरी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक के आने का समय हो चुका है। मैं कोई रक्षा वक्षा नहीं हूँ। मेरा नाम नीलम्बरी है और मैंने तुझसे शादी बस अपने मालिक को इस दुनिया में लाने के लिए की है। तू बार बार पूछता था ना, मेरा पेट 5 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सुन, मेरा पेट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में कोई इंसानी बच्चा नहीं है, शैतान है, शैतान। कुछ ही पलों में वो आने वाला है। जानता है मेरे मालिक की खास बात क्या है? वो नरभक्षी है। तेरे जैसे नर्म शरीर वाले इंसानों का मांस खाकर वो बहुत खुश होते हैं। अचानक ही रक्षा का रूप बदलने लगता है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े होकर उसके मुंह से बाहर तक निकल जाते हैं। उसका सुंदर चमकता रंग धुएं की तरह काले रंग में बदल जाता है और चेहरे पर जगह जगह झुर्रियां दिखाई पड़ने लगती है। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर दीपक घबरा जाता है और वहां से उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगता है। तभी रक्षा की उंगलियों के नाखून लंबे होने लगते हैं और तलवार की तरह दीपक की गर्दन में धंस जाते हैं। दीपक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। दीपक को कुर्सी से बांधने के बाद अचानक ही रक्षा दर्द से चिल्लाने लगती है। दीपक अपनी विस्मय से खुली हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पलों में एक भद्दी और डरावनी शक्ल वाला राक्षस जमीन पर लेटा हुआ था। उस राक्षसी बालक के लंबे लंबे नाखून और लाल आंखें थी। उसका पूरा शरीर किसी छिपकली के जैसे चपटा और धारीदार था। उस बालक की एक लंबी पूंछ भी दिखाई दे रही थी। मेरे मालिक का इस दुनिया में स्वागत है। नरभक्षी आ गया नरभक्षी। अब हम राज करेंगे इस दुनिया पर। मेरे मालिक, आपकी भूख शांत करने के लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया है, ये लीजिए।
रक्षा दीपक की ओर इशारा करती है। उसके इशारा करते ही नरभक्षी बालक लपक कर दीपक के सीने पर चढ़कर बैठ जाता है और देखते ही देखते अपने लंबे नाखूनों से उसके शरीर को चीर फाड़ देता है। दीपक के शरीर का मांस खाने के बाद अमावस्या तक आपको 2 और इंसानों का मांस खाना होगा, जिससे आपका शरीर विकसित होकर वयस्क हो जाए। मैं अमावस्या तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी मांस चाहिए। नरभक्षी की बात सुनकर रक्षा उसे गोद में लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वे दोनों दफनाए हुए शवों को निकालकर खाने लगते हैं। रात्रि के तीसरे पहर कब्रिस्तान में शवों को नोच नोच कर अपनी भूख मिटाते उन्हें एक अघोरी देख लेता है। इंसानी मांस को तो इस तरह से नोच नोच कर सिर्फ एक नरभक्षी ही खा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नरभक्षी को इस दुनिया में बुला लिया हो? अघोरी बाबा जानते थे कि यदि एक बार नरभक्षी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तो वह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार नरभक्षी मानव मांस का भक्षण करना शुरू कर देता है तो उसकी ताकत और आकार बढ़ता ही जाता है। असीमित शक्तियां प्राप्त करने के बाद नरभक्षी को रोक पाना संभव नहीं है। इस नरभक्षी को अभी खत्म करना होगा, क्योंकि इसके पास अभी शक्तियां नहीं हैं। हाँ, लगता है गुरु जी के द्वारा दिए गए उस अस्थि शस्त्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। अघोरी बाबा के गुरुदेव ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा था। अपना शरीर छोड़ते समय उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि उनके मरने के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जाए। भविष्य में वह अस्त्र किसी दुष्ट राक्षस को खत्म करने में काम आएगा। इसका मतलब गुरुजी को आभास था कि भविष्य में नरभक्षी का धरती पे जन्म होगा, इसलिए उन्होंने उसे निपटाने का अस्त्र मुझे पहले ही बता दिया था। अपने गुरु का दिया अस्त्र लेकर बाबा नरभक्षी की ओर बढ़ने लगते हैं। नरभक्षी गुस्से में बाबा की ओर देखता है, जिससे बाबा उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाबा को जमीन पर गिरा देख नरभक्षी और रक्षा जोर जोर से हंसने लगते हैं। नरभक्षी जानवर की तरह लपकते हुए बाबा की सीनी पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से उनके शरीर पर एक के बाद एक वार करने लगता है। बाबा आंखें बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं और वह अस्त्र लेकर नरभक्षी के सीने में घोंप देते हैं। कुछ देर तक तड़पने के बाद नरभक्षी फिर से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या हो रहा है? गुरुदेव ने तो कहा था उनके अस्त्र से इस राक्षस का अंत होगा, लेकिन ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नरभक्षी से ध्यान हटाकर एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को याद किया। बंद आंखों में ही बाबा को उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, सत्यनारायण, इस राक्षस को मारने से पहले इसकी माँ को खत्म करना होगा। इसकी माँ के मरते ही इसकी शक्तियां अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद ही तुम इसे खत्म कर पाओगे। गुरुजी से मार्गदर्शन पाकर अघोरी बाबा दौड़ते हुए अस्त्र लेकर रक्षा की तरफ जाते हैं और रक्षा के सीने में घोंप देते हैं और एक जोरदार चीख के साथ रक्षा जमीन पर गिर पड़ती है। रक्षा के खत्म होते ही नरभक्षी वापस शिशु रूप में आ जाता है। नरभक्षी की शक्तियों को कमजोर होता देख बाबा अस्त्र लेकर नरभक्षी की ओर आते हैं और उसके सीने में अस्त्र मारकर उसका भी अंत कर देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।